आज अब वजन बढ़ रहा है तो जैकेट पहन के मारा तो ये सब घूम गया बहुत सारे विषय सरकार के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते और समाधान नहीं निकल पाए। पिछले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार में, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में भिलाई की भलाई के लिए, भिलाई की बढ़ोतरी के लिए, भिलाई के सर्वोच्च विकास के लिए, भिलाई के आम जनता के सर्वोदय के लिए और अंत्योदय की भावना से पिछले समय में हमारी सरकार ने काम किया है। 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और मुझे लगता है 5 साल में जो भिलाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम हैं, उनकी योजनाएं हैं, वो सब मूल स्वरूप लेकर अब दिखती भी है। पहले ये होता था कि योजनाएं चुनाव के आखिरी वर्ष में लागू होती थी, भूमि पूजन आखिरी वर्ष में लागू किए जाते थे, लेकिन इस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहले दिन से काम करना शुरू किया। 2018 से कोरोना के भीषण समय में भी हमारी सरकार ने हर एक विषय को गंभीरता से देखते हुए काम किया और कोरोना के बाद जो समय हमारे पास 2.5-3 साल का मिला, उसमें डेवलपमेंट के नाम पे आज के समय में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई एक अलग से जगमगाता शहर दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे काम हो गए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ काम हुए और बहुत सारे कामों की शुरुआत हुई। ये हमने हमारी प्रगति यात्रा के दौरान और उसके पहले बहुत सारे कामों का भी डिटेल इस किताब के माध्यम से आप लोगों को हम दिए हैं, जो अभी प्रेस वार्ता में मैं सब साथियों को दे रहा हूँ। और पिछले समय में तिरंगा यात्रा के बाद प्रगति यात्रा हम लोगों ने की और भिलाई के अंदर ये विधानसभा के हर गली कोने में निकली ये यात्रा, और इसके पहले भेंट मुलाकात के माध्यम से, उसके पहले चाय पे चर्चा के माध्यम से, उसके पहले तुहर दुआरी के माध्यम से, उसके पहले भिलाई के गोट के माध्यम से, इस तरीके से 5 साल लगातार हर परिस्थिति में हम जनता के बीच में, धूप हो, पानी हो, महामारी हो, किसी भी परिस्थिति में हम जनता के बीच में रहें। और ये प्रगति यात्रा जो 250 किलोमीटर की लगभग प्लान की गई थी, इस प्रगति यात्रा का अंतिम पड़ाव कंप्लीट हो चुका है। सभी वार्डों में यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आज हम आप सबके बीच में रूबरू हैं। इस प्रगति यात्रा में मुझे लगता है लगभग 400 कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। और अगर हम कहें पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने जो भिलाई शहर के जनता को रोड, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया है, उसकी अगर हम गिनती करें तो ये असीमित है। और टाउनशिप में तो हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि टाउनशिप में जितना प्रोग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पिछले 5 साल में हुआ है, उतना पिछले कई वर्षों में, पिछले दशकों में भी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाउनशिप के विकास एक तरफ, और पिछले 4.5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार में टाउनशिप के विकास एक तरफ। इतना ज़्यादा काम पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक व्यक्ति का प्रयास है, ये संयुक्त प्रयास है, इसमें जनता और आप सबका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। 250 किलोमीटर की पदयात्रा 250 से बढ़ के न जाने कितने किलोमीटर की हो गई। लगातार 35-40 दिनों से हम लोग चल रहे थे और सभी का बहुत स्नेह, विश्वास, सहयोग
हमको मिल रहा है। और कल के दिन भिलाई को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहीद पार्क एक भिलाई का एक ऐसा पॉइंट बना जिससे भिलाई की पहचान को और मजबूती मिली। देश की सबसे बड़ी भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर कल सेक्टर 2 जो छठ तालाब है वहाँ पर भिलाई की सबसे खूबसूरत बड़ी छत्तीसगढ़ में महाकाली की प्रतिमा का अनावरण है। और साथ ही साथ वहाँ राम वन गमन पथ जो छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ और उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो वहाँ पर आपको कलाकृति के माध्यम से दिखेगी। और साथ ही साथ एक टाउनशिप भिलाई में पहले हम लोग फाउंटेन देखने मैत्री गार्डन जाते थे। बीएसपी ने जब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कमी की तब से पिछले समय में भिलाई में और ऐसी जगह नहीं थी। आप कल देखेंगे, कल रात में 8 बजे उसका लोकार्पण होगा। बहुत खूबसूरत फाउंटेन का भी निर्माण किया गया है और ये भिलाई की पहचान को एक और स्टेप आगे लेके जाएगा। कल पहली ई लाइब्रेरी का भी लोकार्पण हुआ। बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण हुआ सेक्टर 10 में कल। और कल सेक्टर 2 में जो ऐतिहासिक बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट बॉक्स बोलते हैं इसको आप, हाँ, आप कल सेक्टर 2 से जब रूबरू होंगे तो आपको बेहद खुशी होगी आप सभी को कि भिलाई के लिए एक और माइलस्टोन सेक्टर 2 का वो तालाब जहाँ से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, लोगों के पूजा के कार्यक्रम होते हैं, हर जाति धर्म समुदाय के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उसका भी कल लोकार्पण होने वाला है। और आप हम सब मिलके करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े विषय पे मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ जिसका आने वाले समय में हमने पिछले समय कहा था, इसके क्रियान्वयन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश में बीएसपी के संबंध में मैं ये जानकारी आपको मुहैया कराना चाह रहा हूँ। पहले कुछ बड़े मीडिया न्यूज़ ने इस इशू को टेकअप भी किया था। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है, राज्य शासन द्वारा केंद्र शासन को भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना संचालन हेतु कंपनी पर्पस से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 अंतर्गत भूमि प्रदाय की गई थी, परंतु भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो नॉन कंपनी हाउसिंग स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म लीज पर भूमि प्रदान की गई है, वह नॉन कंपनी पर्पस हेतु है। भूमि के नॉन कंपनी पर्पस हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा राज्य शासन से पृथक अनुमति नहीं ली गई है। राज्य शासन चाहे तो नॉन कंपनी पर्पस हेतु उपयोग की जा रही भूमि को शासन पक्ष में वापस ले सकती है। राज्य शासन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को कंपनी पर्पस हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान की गई थी, अतः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में नॉन कंपनी हाउसिंग स्कीम हेतु लीज पर आवंटित की गई भूमि सहित उन समस्त भूमि जिसका उपयोग नॉन कंपनी पर्पस में किया जा रहा है, उसे शासन पक्ष में निःशुल्क एवं निशर्त वापस करने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में नॉन कंपनी पर्पस हेतु उपयोग की जा रही भूमि को शासन पक्ष में वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र जिला
कलेक्ट्रेट से पिछले समय में बीएसपी को भेजा गया है। इससे ये साफ होता है कि जैसा कि हमारी योजना थी कि हाउस लीज डीड की रजिस्ट्री, पंजीयन और पंजीयन के बाद उसे नियमितीकरण करना, उसे फ्री होल्ड करना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेक्टर 1 की हमारे धन्यवाद आभार रैली में जो घोषणा की थी, उसके लिए सरकार ने अपने स्टेप्स आगे बढ़ा दिए हैं और बीएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि जो नॉन कंपनी एक्ट में इस्तेमाल की गई ज़मीनें हैं उसको राज्य शासन को बीएसपी वापस करे अथवा राज्य शासन उसको वापस अधिग्रहित कर लेगा। तो मैं आप सब के माध्यम से भिलाई शहर की जनता, टाउनशिप की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग बीएसपी के लीज एग्रीमेंट वाले घरों में रह रहे हैं, जिनका भूमि उपयोग नॉन कंपनी एक्ट के तहत किया गया है, वो सब आने वाले समय में, क्योंकि उनकी लीज डीड का रजिस्ट्री हो रही है, आने वाले समय में उनको फ्री होल्ड भी हमारी प्रदेश की सरकार करके दे रही है और इसके लिए बीएसपी से ये ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है और मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं दूंगा। इस पे जो 4400 मकान हैं वो और इसके अलावा जो भी नॉन कंपनी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गया भूमि है, उन सभी जगह को प्रदेश की सरकार वापस बीएसपी से लेगी, अधिग्रहित करेगी। अब इस पे प्लॉट साइज भी है और जो और दूसरी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं या और भूमि, अन्य भूमि, तो उसकी एक्चुअल हेक्टेयर एकर्स में तो हमारे पास अभी डेटा नहीं है, वो आने के बाद हम आपको जी, जो अप्लाई करेंगे उनका फाइनेंस होगा, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका होगा प्रोसेस आगे। नहीं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने ये बोला हो कि हमने अप्लाई किया और नहीं हुआ, हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई जब आएगा तब तो हम बताएंगे आपको। जो लोग लेना चाहते हैं वो प्रोसेस करेंगे, उनको मदद होगी। जी जी देखिए, ऐसा है कि सामान्य जीवन का अधिकार सभी का है और हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि पटरी इस पार और पटरी उस पार दोनों की दूरी को ख़त्म करना है और जो असामाजिक कृत्य है वो कहीं भी होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो लोग गलत प्रैक्टिसेस में रहते हैं, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता। और कुर्सी पार की जहाँ तक बात है, कुर्सी पार में जो बदलाव आया है वो वहाँ की आम जनता महसूस करती है। और उसी लाइब्रेरी में मैं गया था बच्चों से मिलने, 250 बच्चों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जो वहाँ पे नीट, रेलवे, बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये जान के आपको खुशी होगी, वो 250 बच्चों में मैक्सिमम बच्चे कैंप और कुर्सी पार के हैं, जिनको सुविधाएं ये नहीं मिल पाती थी। और टाउनशिप, चूँकि ये हमारा एजुकेशन हब है, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, देश के अंदर भिलाई को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है,
उस पे पढ़ाई की और कोचिंग रीडिंग्स की अच्छी व्यवस्था हो, उसी को लेकर आज से 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रीडिंग जोन का भूमि पूजन किया गया था, जो लगभग अपना मूल स्वरूप शहीद पार्क में ले चुका है। मुझे लगता है आने वाले 2 महीने 3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा और नालंदा जो कैंपस है रीडिंग का वहाँ पर रायपुर में, उसके बाद मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रीडिंग जोन होगा और सबसे यूनिक होगा। ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं बना है जैसा शहीद पार्क में ऑन प्रोसेस है, और ये इतना बड़ा है कि इसमें मुझे लगता है कि हजारों बच्चों को लाभ मिल पाएगा। आपने अभी सेक्टर 2 तालाब की बात कही कि मतलब उसमें ये विकास हो रहे हैं, पटरी इस पार की दूरी को खत्म करने की बात कही। गणेश विसर्जन के बाद बाकी तालाबों में गंदगी बदबू आ रही है, उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है गणेश पूजा के जो कार्यक्रम है, हम लोग इस बार भी जिला प्रशासन से चर्चा कर रहे थे और जो गणेश विसर्जन की समितियां उनसे भी चर्चा कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों को एक ऑर्गेनाइज फार्मूले में आने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हर तालाबों में तो विसर्जन के लिए लोग नहीं गए, जिन तालाबों में गए हैं उसके लिए हमको थोड़ी सी योजना बनाने की ज़रूरत है। और इस पे नगर निगम स्तर पे मेरी माननीय महापौर जी से और कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में और ऑर्गेनाइज करके आपको ये सारी जो फेस्टिवल्स के दौरान जो हमारे जन समूह का विश्वास और के साथ हम लोग हमारी धार्मिक आस्था के अनुरूप विसर्जन का कार्य करते हैं, उसमें और जितनी ऑर्गेनाइज करने की चीज़ें हैं इस पर हमको करना है, हम और काम करेंगे इस पर। मंत्री जी ने 5 करोड़ दिए थे अलग अलग तालाबों के, रामनगर वाले तालाब और मुक्तिधाम वाले तालाब में सारा पैसा निगम ने खर्च कर दिया, तालाबों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो गया? नहीं, मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी जानकारी और अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ये 5 करोड़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, उसमें से आपको जानकारी होगी कि सेक्टर 9 का जो आश्रम है, सेक्टर 9 जो हनुमान मंदिर के पीछे का तालाब है, वो इतने सालों से कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने टेकअप नहीं किया था। आप वहाँ जाके देखेंगे तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लोकार्पण होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही स्नेह से जो हमारा छावनी का जो तालाब है, जो बहुत प्रसिद्ध छठ तालाब भी है, वहाँ पर भी कार्य चालू है, वहाँ लाइटें लग चुकी है और मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ का भी चूँकि अब तो अच्छा समय लग जाएगी, लेकिन काम प्रोसेस पे वहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो हमें फंड मिला था, उसी से बाबा बालकनाथ मंदिर कुर्सी पार्क के सामने जो तालाब है, उस तालाब का आज लोकार्पण है, जिसमें कुर्सी पार्क में पहला तालाब है जिसमें फाउंटेन भी लग रहा है और लाइटिंग का भी काम हो गया, उसका आज लोकार्पण है। तो इस तरीके से बहुत सारे तालाबों को टेकअप किया गया था और ये जो मनी है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उस मनी के आधार पर ये सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं और आने वाले समय में आपको सबके स्वरूप दिखेंगे। आज तो एक का लोकार्पण भी हो रहा है सर। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैशाली नगर के विषय पर माननीय महापौर जी सवालों का मुझे लगता है बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं जब तक महापौर था तब तक तो मैं हर एक विषय को करीब से देखता था, चूँकि अब मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, एकदम है, और हमारी सरकार उसको टेकअप की है। किसी सरकार ने उसको टेकअप नहीं किया, पिछली सरकारों ने, हमारी सरकार ने टेकअप किया, दोनों को किया है। रामनगर मुक्तिधाम ने को भी किया है और साथ ही साथ कैम का जो तालाब है, जो बहुत उसका भूमि पूजन करने में माननीय महापौर जी के साथ गया था, इसलिए मुझे ध्यान है। ये दोनों को हमारी सरकार ने ही टेकअप किया, जिसका काम की ऑन प्रोसेस है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हमारे महापौर जी दे सकते हैं क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र है। सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा जाता है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाता, इसके लिए कुछ व्यवस्था
नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ पूरी तरह। आज मैं सेक्टर 9 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जो खोला गया उसके लोकार्पण में गया था, और जो बच्चे वहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, उन सभी बच्चों को, जो भी इंग्लिश मीडियम का कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी को लिया गया है। मैंने आज खुद बात की है बच्चों से, और अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल रहेगा आप मुझे जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान कराएंगे। प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकें हर साल चेंज हो जाती है, हर साल चेंज होती है। कम से कम 3 साल या 5 साल का देना चाहिए, हर साल खरीदनी पड़ती है नई नई किताबें। मैं एक्चुअली ये मेरे टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, और स्कूल का जो सिलेबस है ये चूँकि डिपार्टमेंट तय करता है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस विषय पे मैं कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने से लागू हो गया है, और इस महीने जो बिजली का बिल है उसमें जो राज्य शासन अपना अंश देगी और हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। एक सवाल देवेंद्र जी कि जितने सीसीटीवी लगे हैं शहर में, आधे से ज़्यादा खराब है या चालू नहीं है? और ये भिलाई का इस बारे में मैं आपको स्पष्टता देना चाहता हूँ। पिछले समय में 80 कैमरे कुर्सी पार में लगाए गए हैं और वो सभी चालू हैं। कल हमने उसमें से जो उसकी वायरिंग हुई है उसका फाइनल कंप्लीट करके उसका लोकार्पण भी किया है, और कुर्सी पार क्षेत्र में और भी स्पॉट तय किए गए हैं जहाँ पे लगेंगे कैमरे। सिविक सेंटर में तय किए गए हैं, वहाँ लगेंगे कैमरे। और मैं ये कह सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में भिलाई शहर के हर चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, और उसकी जो हमने कनेक्टिविटी दी है वो लोकल थाने से दी है। जैसे कुर्सी पार के 40 कैमरों का सीएसपी ऑफिस से हो रहा है, 40 कैमरों का एमपीआर रोड में जो ई लाइब्रेरी बनी है उसके ऑफिस पे उसकी कनेक्टिविटी है। तो इस तरीके से सबको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे इस बात का दुख है कि पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल टेकअप करने की कोशिश नहीं की। हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सारी चौक कैमरा आज से 8-10 साल पहले बहुत जगह लगे थे, चालू भी चली, उसके बाद 7-8 साल हो गया, उसके बाद से बंद पड़े हुए, ना तो उसकी कोई व्यवस्था की गई है ना। देखिए, ऐसा है कि जो 10 साल पहले लगे थे वो किस योजना के तहत लगे थे। वो 10 साल पहले चूँकि मैं नगर निगम में था ना विधानसभा में था, तो उसका जवाब मेरे पास है नहीं। अब तत्कालीन सरकार और उस समय के जनप्रतिनिधियों के वो विषय हैं, लेकिन तब भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महापौर बनने के बाद से अभी तक 8 सालों में ये अभी का समय है जब ये सारी चीज़ें लग रही है। उसके पहले राज्य शासन की ऐसी ना कोई योजना रही है, और उसके पहले सीसीटीवी मुझे याद है जब हम कहीं पे लोकार्पण करने गए तो वो हमारे जो व्यापारी साथी है उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को डोनेट किया, जिसमें हमेशा मीडिया के लोग भी आते थे, उपस्थित रहते थे। और आप लिंक रोड देख लीजिए, वहाँ पर भी व्यापारी साथियों ने किया, पावर हाउस मार्केट में भी व्यापारी साथियों ने किया, सब जगह व्यापारी साथियों ने ही किया। वो अपने स्तर पे ये काम को करते हैं। जो निगम स्तर के मामले हैं या भिलाई विधानसभा स्तर के मामले हैं, हम उसको पूरी चुस्ती से देख रहे हैं और करा रहे हैं। आपने पूरी तैयारी की है, अगले विधानसभा के काफी अच्छा आपका माहौल चल रहा है, सामने प्रतिद्वंदी के रूप में फिर से प्रेम प्रकाश पांडे का नाम चल रहा है, ऐसा मान रहे हैं क्या टक्कर होगी जितने लोगों को? देखिए, ऐसा है कि पिछले 4.5 सालों में कोविड का भी समय था, लेकिन आप सबके स्नेह से और जनता के विश्वास से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, हमने जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभाने की पूरे प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है। हम केवल चुनाव के समय नहीं, हर रोज़ उतनी हमने सक्रियता दिखाई है जितनी जनता के लिए आवश्यक थी, ज़रूरी थी, और हमने अपना नैतिक कर्तव्य पूरा कर दिया है। आने वाला जो समय है वो भिलाई की जनता बहुत जागरूक है, उसको कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, वो जानती है, समझती है। और भिलाई की जनता ने की जागरूकता का ही प्रतीक है कि मैं 28 साल की उम्र में विधायक बन पाया, उन्होंने ही मौका दिया। आने वाले समय में भी भिलाई की जनता ही तय करेगी। अगर उनको मेरी कार्यप्रणाली बेहतर लगी होगी तो निश्चित रूप से वो मुझे मौका देगी। और जहाँ तक दूसरे पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का,
उनकी बात है तो वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के सीनियर पदाधिकारी भी हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, अगर वो टिकट लेके आते हैं तो। विधायक जी, बलौदा बाजार से चंद्रदेव राय और भिलाई से देवेंद्र यादव, मतलब आपका नाम ईडी ने अपने चालान में दिल्ली में पेश किया है। आप इस लड़ाई को किस तरह से लड़ना चाहेंगे? देखिए, इस लड़ाई को तो हम शुरुआत से ही बहुत स्पष्ट भावना से लड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है, अभी भी ईडी ने सप्लीमेंट्री चालान में मेरा नाम तय किया है, डाला है। ये उसी तरीके से विषय है जैसे जब आपको याद होगा पहले एक बार ईडी का ट्वीट आया, ईडी का ऑफिशियल ट्वीट आया कि 51 करोड़ की संपत्ति 4 लोगों के नाम पे अटैच की गई है। 51 करोड़ का हल्ला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मित्र सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह चौक चौराहे में कहने लग गए कि 51 करोड़ की संपत्ति का विधायक की अटैच किया गया है। 51 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? आप लोग भी सोचे होंगे कि 4 लोगों में 51 करोड़ बटेगा तो 4, 5, 6 तो देवेंद्र का भी होगा कम से कम, उससे कम क्या होगा। लेकिन जब उनका मैंने क्या कहा, मैं नोटिस नहीं आया भाई, कागज आए तो बात करें। जब उनका नोटिस आया तो उसमें मेरी कितनी संपत्ति निकली? 19 लाख रुपए। और 19 लाख में भी 12 लाख रुपए जो 2012 में मेरी माँ ने मेरे लिए घर खरीदा था, वो मैं उस समय 21 साल का था। और मेरा आज का सैलरी अकाउंट 8 लाख रुपए का। और क्या मिला ईडी को? पूरा ईडी ने कोई कमी छोड़ी क्या? मेरी माँ से लेकर मेरे परिवार के हर एक सदस्य, हर एक घर पे रेड मार के सब कुछ चेक कर लिया। क्या मिला उनको? 19,40,000। और ये ईडी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स हैं कि उस पे देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिला है, लेकिन उनको जरूरी है आरोपी बनाना। ये लिखा है उसमें, कोई उनको सबूत नहीं मिले लेकिन आरोपी बनाना जरूरी है। और आज का ये कानून है ईडी का। भाई कानून क्या है? कानून में विवेचना होती है, विवेचना के बाद में जो आरोपी विवेचना के बाद में आता है उसके ऊपर आरोप लगा तय होता है और उसको भेजते हैं। ये लेकिन ये ईडी का अंधा कानून है जो पहले आरोपी बनाता है और आरोपी को कहता है कि तुम जाके कोर्ट में पेश होके प्रूव करो कि तुम अपराधी नहीं हो। तो वही अंधा कानून है और हम इससे डरते नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरोपी तो पेपर में मुझे टीवी में और न जाने कहाँ कहाँ पे बना दिए, लेकिन आज दिनांक तक मेरे पास इसका कोई नोटिस या कागज नहीं आया। और जिस दिन आएगा तो मैं इस पे जवाब दूंगा। और कानून की लड़ाई है, मैं कानूनी रूप से लड़ूंगा। एक मिनट, इनका ले लो सवाल, आपका ले लियो जी। देखिए, ये तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे जो मित्र हैं ना, जो मुझे बेहद प्रेम करते हैं इस शहर में, उन लोग है ना सुबह शाम यही बात करते हैं कि यार अभी पहले एक डेट आई थी मेरी 23 सितंबर की आई थी ना, याद है कि नहीं? 23 सितंबर आई थी कि नहीं? कि 23 सितंबर खेल खत्म। हाँ, अब आई कौन सी डेट आई, क्या बताया? 25 अक्टूबर। तो आनंद लीजिए, सब चीजों का जवाब क्या है? समय। 23 सितंबर निकल गया तो अब 25 अक्टूबर की डेट आई है। 25 अक्टूबर निकलेगा तो कोई और डेट आएगी, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और भय पैदा करना चाहते हैं। ना हम डरेंगे, ना हम हिलेंगे। और जहाँ तक कानूनी विषय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम ईडी से अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। और जनता देख रही है, भिलाई की जनता बहुत जागरूक है। वो हर एक विषय का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका भिलाई की जनता देगी। देखो, आप तो मतलब ऐसा है कि आपका जो प्रश्न है वो ऐसा है कि हम ये देखते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनानी है और देश के अंदर जो अराजकता का माहौल है और भिलाई स्टील प्लांट को बचाने के लिए हम लोगों को यहाँ से सांसद बनाकर भेजना है। आने वाले समय में दुर्ग लोकसभा का सांसद कांग्रेस पार्टी का होगा।
ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी जिसको तय करेगी उसके लिए पूरी लगन से, जान से हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे भिलाई नगर विधानसभा की जनता का काम करने का निर्देश और मुझे अवसर मिला हुआ है और मैं यहाँ संतुष्ट हूँ काम करके। शहरी गोठान बनाए गए हैं, उसके बाद भी सेक्टर से लेके अब सेक्टर लेवल में हर जगह देख लीजिए गायों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए ये सच में एक दिक्कत की बात है। टाउनशिप के अंदर बीएसपी प्रबंधन से लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन ने टाउनशिप पे गोठान बनाने के लिए कोई लैंड अलॉट नहीं किया है और बीएसपी को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इसका कोई उचित हल निकाले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोठान के लिए जगह चिन्हांकन हो जाएगी तो इसमें कुछ मदद हो जाएगी। बेला अंडरब्रिज का काम आपके ले लिए 5-6 सवाल, और लोगों को बोलने दो। या भोजन, हाँ, और किसी के सवाल है तो ठीक है, फिर खाना खाते हैं। ये तो अनप्लान्ड कॉन्फ्रेंस हो गई, तो मैं बोला अनप्लान्ड कॉन्फ्रेंस थी, मैं तो खाने के लिए बुलाया था, तो मैं बोला कि ठीक है। ये लगा है, मैं कहूँ डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ये हर समय अपग्रेडेशन मांगता है। हम कोई भी काम करेंगे उसके बाद जनसंख्या बढ़ती है, काम का रिकरिंग वर्किंग होता है, सब चीज़ें में नीडेड है। देखिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से हम भिलाई को मॉडल असेंबली पूरे इंडिया लेवल पे डेवलप करना चाहते हैं कि अगर काउंटिंग हो भारत के नक्शे में तो सर्व सुविधा युक्त, सबसे ज़्यादा सुविधाओं से लेस अगर विधानसभा कोई हो तो ये भिलाई हो। तो उसके लिए जो हमारे टारगेट्स है तो बहुत काम बचा है उसके लिए, अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है आने वाले सालों में हम भिलाई को उस जगह तक पहुंचा के ले जा पाएंगे। अच्छा, थोड़ा जिंदगी ऐसी भाग रही है कि कभी मौका ही नहीं मिला पलट के कि क्या और चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है भारत अच्छा करेगा। हाँ हाँ, मिडिल ऑर्डर पे मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बात, आप पूछो ना, सीधा सीधा पूछो। हाँ, चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत स्पष्ट है वो। एक हाँ। सवाल देवेंद्र जी, जितने विधायक छत्तीसगढ़ में हैं सबसे ज्यादा लोगों के बीच में आप दिखते हैं। हाँ, जनता से जुड़े हुए, हर दिन कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई कार्यक्रम होता है या लोग आपसे आके मिलते हैं। हाँ। आप अपने आप को एक मिसाल बना के बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि मिसाल तो जनता और बनाती है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म करते हैं, बाकी ऊपर वाला ईश्वर और जनता तय करेगी कि क्या करना है। बहुत है। अब बाकी जाके जो बाकी नेता लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि परिवार है भिलाई, और मैं यही कहूँगा अपने क्षेत्र को, अपने आसपास के जगह को आप अगर अनुभव करोगे, महसूस करोगे, अपनाओगे, पूरे सच्चे दिल से समर्पित होगे तो सब बात बनती है।